ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ फंसाता गया बाई, जितनी मदद हो सकती सारी मदद करो बाई। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन होगा और चूंकि अग्निवीर रिटायर हो चुका होगा और देखिए 25-26 साल की बाद में 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद अगर एक अग्निवीर रिटायर होगा तो आप ये समझिए उसमें ज्यादातर को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मन उचट चुका होगा। वो फिर से पढ़ाई करके कंपटीशन में बैठने तो नहीं जा रहा है। अब उसको अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर उसकी स्किल जो उसे 4 साल में सीखी उस स्किल का अगर यूज किया जा सकता है तो वो बिल्कुल चला जाएगा। और ऐसी संस्थाएं पैसे देने में गुरेज नहीं करती, अच्छा खासा मोटी रकम देती है। भाई हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्त सीजन के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर है पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का, और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, वो उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई ये। सर जय हिंद, अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से मुझे समय दिया, मुझे बुलाया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया इसके लिए सर। दरअसल सर रूस से एक नहीं बल्कि कुछ और वीडियो सामने आए हैं जहां पर रूस में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। वो फिर से वही आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना में जबरदस्ती हमें भर्ती किया जा रहा है और यूक्रेन के अंदर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार के कई वीडियो सामने आ चुके हैं और कई भारतीयों की रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ते हुए मौत भी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय कहता है और कि हम बातचीत कर रहे हैं, मामला सुलझ चुका है, रूस भारतीयों को वापस भेजने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल मैंने किसी भी भारतीयों को अभी तक भारतीय जमीन पर उतरकर ये कहते हुए नहीं सुना है कि हम रूस से सेफ वापस आ चुके हैं। तो किस प्रकार से इस संकट को देखें सर कि मोटा पैसे का लालच दिखाकर जो है भारतीयों को रूस की आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और फिर बकरा बनाकर आगे भेज दिया जा रहा है। देखिए राजेश, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जहां तक मुझे याद आता है कि पिछले साल यही अक्टूबर नवंबर में पहली बार ये न्यूज ब्रेक करी थी, किसी एक इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ब्रेक किया था कि कुछ भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और उनको बहलाकर फुसलाकर और बेवकूफ बना करके वहां भेजा गया था। अब हमको ये समझने वाली बात है कि इसमें 2 एंगल हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे नेटवर्क आज भी हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो यहाँ के बेरोजगार युवकों को बरगलाते हैं, उनको जाली सपने दिखाते हैं और उनको रूस, यूक्रेन जैसी, इजराइल जैसी और सीरिया जैसी तमाम जगहों पर भेज देते हैं जहां पर युद्ध चल रहे हैं। उनको काफी लालच दिया जाता है। तो इस न्यूज को जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था अक्टूबर नवंबर में, तो मुझे लगा था कि ये शायद कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन 17 जनवरी को इसी साल जब बीबीसी ने भी इसी बात के ऊपर रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के अंदर करीब 12 इंडियन मिसिंग हैं और वो मिसिंग इंडियंस पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे होंगे, उसमें से कई लोग मारे भी जा चुके हैं। जब ऐसी न्यूज बीबीसी ने ब्रेक करी तब लोगों की दिलचस्पी जगी कि इसको और ज्यादा समझा जाए। तो आज के हालात ऐसे हैं कि बीबीसी ने जो आंकड़ा बताया था उससे कई गुना ज्यादा लोग ट्रैप हो चुके हैं इस युद्ध में। और वो ट्रैप कैसे हुए हैं कि यहाँ से एक नेटवर्क है, वो इनको यहाँ पर सपने दिखाता है, रूस ले जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको यहाँ अच्छी नौकरियां मिलेंगी, आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके आप अंदर आप फिट हो सकते हो। तो देखिए देश के अंदर बेरोजगारी है, लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं।
रूस लोग गए, वहां पर जाते ही उन उन वो नेटवर्क का जो वहां का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, उन्होंने इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, इनको देने से मना कर दिया और इनके ऊपर शर्त थोप दी कि आपको एक प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया जाएगा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि रूस के अंदर कई सारी प्राइवेट आर्मीज काम करती हैं और रूस के अंदर खुद के उनके सैनिक इतने ज्यादा नहीं है कि इतना लंबा युद्ध इतने समय तक वो लड़ सकें, इसलिए प्राइवेट आर्मीज का सहारा लेते हैं। ये प्राइवेट आर्मीज क्या करती हैं, इसी तरह से अलग अलग देशों से लोगों को उठाती हैं, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं और अपने साथ काम करने पर मजबूर कर देती हैं, उनको लगभग बंधक जैसा बना लिया जाता है। अब आप ये समझिए कि एक बेरोजगार आदमी जिसको युद्ध का कोई ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता कि लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं, उसके हाथ में हथियार पकड़ा दिया गया और उससे कहा गया कि आप इस फ्रंट पे जाकर लड़िए, वो निश्चित तौर पर एक तरह से बकरा ही बना दिया गया कि कोई भी उसको मार के काट के चला जाएगा। प्रोफेशनल आर्मी की तरह वो नहीं लड़ सकता है। तो इसी चीज को समझना पड़ेगा और इसके लिए भारत सरकार को अब हालांकि सरकार कह रही है कि उसके संज्ञान में ये बात है, वो लोग बात कर रहे हैं, रूस से बात हुई, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा दिखा नहीं जो कि वहां से वापस आया हो। और आज ही की रिपोर्ट है कि अभी भी बहुत सारे हिंदुस्तानी वहां ट्रैप्ड हैं, काफी वीडियोस भी आ रहे हैं, आपने जैसा बताया ही अपने रिपोर्ट में। तो ये एक बहुत ही दुखदाई खबर है और इसके ऊपर भारत सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात तो उस बेस को तोड़ना चाहिए, नेटवर्क को इसको ब्रेक करना चाहिए जो कि यहाँ से भारत से लोगों को लेके जाता है। और ये सिर्फ रूस की बात नहीं है, अलग अलग देशों में लोग गए हैं और समय तो ऐसा बदल चुका है राजेश की अभी मैं यूपी में रहता हूँ और यूपी में आपको पता होगा, आप लोगों ने शायद न्यूज में चलाया भी था कि यूपी से काफी सारे लोगों को ऑफिशियली इजराइल भेजा गया है वहां काम करने के लिए और वहां जाने के बाद वो लोग वहां इजराइल और ईरान के युद्ध में फंस गए थे, इसकी खबरें भी आई थी। तो जब सरकार खुद इस चीज को प्रमोट कर रही है तो ये सोचना कि इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार को निश्चित तौर पर ये आम हिंदुस्तानियों की जान की कीमत समझनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए सारी योजनाएं बनानी पड़ेगी। जी, मैं एक पॉइंट अगर इसमें और थोड़ा सा जोड़ना चाहूँ आपसे कि कोई यूं ही तो नहीं चला जाता, पासपोर्ट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए, दोनों ही देने का काम भारत सरकार करती है। तो ये तो भारत सरकार को पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, वहां की जो एम्बेसी होती है उनको भी पता होता है, सब तो टच में ही होता है सर। देखिए राजेश, निश्चित तौर पर इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारत सरकार ही वीजा देती है, पासपोर्ट इशू करती है और जहां जाना है वो देश वीजा देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो लोग अथॉरिटीज की नजर में तो रहते हैं, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप दूसरे देश गए, आपने वैलिड वीजा वैलिड पासपोर्ट भले ही ले रखा हो, लेकिन वहां जाने के बाद आप किन लोगों के संपर्क में आ रहे हो, आपकी जिम्मेदारी वहां के दूतावास की जरूर बनती है। लेकिन अगर आप ही गलत लोगों के संगत में फंस गए, वो ट्रैप कर ले गए, तो दूतावास की जिम्मेदारी है कि वो आपको छुड़ाए और सारे संभव प्रयास करे, वहां की पुलिस से, वहां की सेना से, वहां की अथॉरिटीज से बात करे, क्योंकि पूरी गिनती उनके पास रहती है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे कि जब हमारे पास सारे आंकड़े हैं, कितने लोग गए हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं और उसमें से कितने लौटे, कितने नहीं लौटे, तो इन सब चीजों के बारे में आपको सीरियस होना पड़ेगा। हमने देखा कि केवल रूस ही नहीं, हमारे कितने सारे लोग अभी अमेरिका से कैसे किस तरह से आए थे, बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था और बहुत सारी बातें हुई कि ये लोग इलीगली गए थे और क्या हुआ था ये तो, लेकिन हकीकत ये है कि है वो आम हिंदुस्तानी, अब किन कारणों से गए थे उसके ऊपर अगर हम डिबेट करने लगे तब तो आप ये समझिए कि आप हिंदुस्तान, तो उसका एक आपका अलग प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि देश के अंदर बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है, देश के अंदर महंगाई इतनी जबरदस्त है, लोगों के पास अब और कोई चारा बचता नहीं है कि वो ऐसे प्रलोभन में फंस जाएं, तो वो लोग जाते हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पहली बात तो इस तरह की सिचुएशन आई ही ना, अगर आ जाती है दुर्भाग्य से, तो अपने नागरिकों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सबकी अकाउंटिंग है और उस अकाउंटेबिलिटी को सरकार को देखना पड़ेगा। जी, एक पॉइंट मैं और इस मुद्दे पर आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आने वाले वक्त में रूस जैसे देशों की हमारे अग्निवीरों पे भी बहुत ज्यादा नजर होगी। फिर तो कहेंगे कि क्योंकि अग्निवीर 75% जब रिलीज होंगे तो वो तो वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स होंगे जिन्हें राइफल भी चलाने आती है, पिस्टल भी चलाने आता है, एलएमजी, एमएमजी, ग्रेनेड कैसे छोड़ना है, क्या करना है, सब पता है। तो फर्स्ट चॉइस इन देशों के आने वाले वक्त में फिर अग्निवीर होंगे। निश्चित तौर पर राजेश जी, आपका आकलन काफी हद तक सही है और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अग्निवीर जैसा कॉन्सेप्ट लाने के पीछे अंतरराष्ट्रीय रूप से एक ये लॉबिंग जरूर करी गई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन्ड मैन पावर पाना किसी भी देश की प्राइवेट सेना के लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा और वो कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि अग्निवीर के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का दिमाग रहा हो जो हमारी सरकार समझने में नाकाम रही हो, तभी इस तरह कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन होगा और क्योंकि अग्निवीर रिटायर हो चुका होगा और देखिए 25-26 साल की बाद में 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद अगर एक अग्निवीर रिटायर होगा
तो आप ये समझिए उसमें ज्यादातर को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मन उचट चुका होगा, वो फिर से पढ़ाई करके कंपटीशन है बैठने तो नहीं जा रहा है। अब जी। उसको अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर उसकी स्किल जो उसने 4 साल में सीखी, उस स्किल का अगर यूज किया जा सकता है तो वो बिल्कुल चला जाएगा। और ऐसी संस्थाएं पैसे देने में गुरेज नहीं करती, अच्छा खासा मोटी रकम देती हैं। तो ये आने वाले वर्षों में चिंता का विषय बन सकता है। अग्निवीर को इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, न सिर्फ विदेश में बल्कि देश में भी प्राइवेट आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। जिस तरह से आप देखेंगे गली कूचों में 4-4 5-5, एक-एक गली में 4-4 5-5 सिक्योरिटी एजेंसीज बनना शुरू हो चुकी हैं। जी। वो सिक्योरिटी एजेंसीज कब अपने आप को कन्वर्ट करके प्राइवेट आर्मी बदल लेंगी कोई नहीं कह सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देश में भी विदेश में भी तमाम वीआईपीज को, तमाम नेताओं को, तमाम ऐसे लोगों को जो रसूख रखते हैं उनको प्राइवेट आर्मी की जरूरत होती है। अग्निवीर उसको पूरा कर सकते हैं, तो हो सकता है भविष्य में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने देश के लिए।